हाँ भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो? बढ़िया हूँ। तो अपन कल पढ़ रहे थे मानव रोग, स्टार्ट किया था अपन ने, सही है क्या? अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन डिजीज, है ना, मानव रोग। और कल शायद अपन ने बात की थी मानव रोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की, है ना, सम इंपॉर्टेंट वोकैब्स ऑफ रिगार्डिंग द या रिलेटेड द डिजीज, यानी रोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द और शब्दावली। तो हम सबसे पहले देखते हैं मानव रोग से संबंधित क्या शब्दावली थी। पहली शब्दावली अपन ने देखी थी मानव रोग से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो आज अपन इस शब्दावली से परिचय करेंगे कि भाई कौन कौन से वोकैब्स काम आती है हमारे पास। सबसे पहले अपन ने बात की थी पैथ। तो पैथ से बना था पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या था? रोग जनक, रोग को पैदा करने वाले कारक, यही तो बताया था, रोग को पैदा करने वाले कारक। दूसरा कौन सा था? वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? जो रोग को पैदा करने वाले कारक को अपने साथ बैठाकर लाते हैं, यानी वो है रोग वाहक, एक तरह से व्हीकल है ये, है ना। जैसे अपन ने एक एग्जांपल भी देखा था, क्या? मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज तो क्या करती है? ये तो है वेक्टर, वाहक है। और ये किसको अपने साथ लेके आती है? प्लाज्मोडियम को। तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक पैथोजन है। और याद रखिए, प्लाज्मोडियम पैथोजन को ये किसके साथ, कौन लेके आ रही है अपने साथ? मादा एनाफ्लीज। इन दोनों के प्रभाव से फिर होता क्या है? मलेरिया। जब मादा एनाफ्लीज मच्छर आपको काटती है, तो उसके बाद ये अपने अपने साथ लाए हुए प्लाज्मोडियम को किसमें इंजेक्ट कर देती है? हमारे ब्लड में। और ब्लड में प्लाज्मोडियम बहुविखंडन विधि से, है ना, पॉलीफ्रेगमेंटेशन विधि से क्या होता है? बहुविखंडन विधि से जनन करता है और उसके बाद आपको मलेरिया होता है। तो मलेरिया रोग जो है ना, डिजीज, मलेरिया तो एक रोग है। इस रोग का दो चीजों से संबंध है। एक तो किससे है? मादा एनाफ्लीज, यानी एक तो वेक्टर से है, और एक किससे है? पैथोजन से। पैथोजन मतलब रोग पैदा करने वाला तो प्लाज्मोडियम था, लेकिन प्लाज्मोडियम को आप तक लेके कौन आया? मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो ये यहां तक अपन ने कल चर्चा की थी। आज अपन एक बात देखते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड या इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है उद्भवन काल। उद्भवन काल। देखिए, उद्भवन काल क्या होता है? उद्भवन काल का मतलब है जब आप किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आते हो। जैसे आपने किसी कोविड-19 के मरीज के संपर्क में आए, और संपर्क में आते ही क्या हुआ? आप उसके पास ही बैठे थे, या साथ में खाना खा लिया आपने, या आप आसपास बैठ के बात कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि ये कोविड-19 का मरीज है, ठीक है। अब कोरोना वायरस श्वास के जरिए या उसके ड्रॉपलेट्स के जरिए, वो बोल रहा है ना, उसके श्वास के साथ बाहर आकर आपके नाक से प्रवेश करके अंदर चला गया। अब मुझे बताओ, क्या तुरंत आप कोविड-19 के रोगी हो जाओगे? क्या नहीं होगे ना। आराम से घर आओगे, घर आके बैठोगे, टीवी देखोगे, खाना खाओगे, आराम से हंस के बातचीत करोगे। लेकिन आपके अंदर अब क्या एंटर कर चुका है? कोविड-19 का जो पैथोजन है, यानी कोरोना वायरस, वो आपके अंदर एंटर कर चुका है। लेकिन हैंड टू हैंड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आप जिस टाइम पर इन्फेक्ट हुए हो, संक्रमण हुआ है आपको, उससे लेकर अब आप घर पे पहुंच गए, खाना खा के सो भी गए, टीवी देख ली, पढ़ भी लिए, उसके बाद सुबह उठ गए, कोचिंग आ गए, शाम तक कोचिंग में रहे, उसके बाद शाम को आपके हल्की हल्की सी जुकाम, खांसी, छींक छींक चालू हो गई, और उसके बाद थोड़ा अगले दिन बुखार सा हुआ, और आपकी स्थिति 3 या 4 दिन बाद में पूरे सिम्टम्स आपको दिखने लग गए, प्रकट होने लग गए। तो कहने का मतलब है, जैसे ही रोग के संपर्क में आते हैं, जैसे ही रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं, तो तुरंत रोग नहीं होता है। रोग
प्रकट होने का एक विशेष टाइम होता है। जैसे आप संपर्क में आए तो 3 दिन लग गए आपको रोग के लक्षण प्रकट होने में, अरे वो अंदर ही अंदर काम कर रहा होगा, और धीरे 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 वो अपने बॉडी के अंदर वो सारे चीजें इम्यूनिटी को क्या कर देगा, क्रैश कर देगा। इम्यूनिटी जो आपकी प्रतिरक्षा उसको क्रैश कर देगा, और उसके बाद में आपके जो है रोग के लक्षण दिखने लगेंगे। तो रोगी के संपर्क में आने से लेकर और रोग प्रकट होने तक का समय, ये क्या समय कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड। जैसे मान लो आप एक जंग लगी लोहे की कील से आज कट गए या कील आपकी घुस गई, आपने टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाया और 4 महीने बाद आपको टिटनेस होता है, हैंड टू हैंड नहीं हुआ, 4 महीने बाद टिटनेस के लक्षण दिखाई दिए, तो ये क्या है, 4 महीने क्या है, इनक्यूबेशन पीरियड। तो समझ में आ गई बात। जब संपर्क में आते हैं अपन रोगाणुओं के, और उससे लेकर जब रोग प्रकट होता है, रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, उसके बीच का समय क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड। तो हम लिख सकते हैं इस बात को, इनक्यूबेशन पीरियड इज द, क्या कह सकते हैं, रोगी या रोगाणु के संक्रमण होने से लेकर रोग के लक्षण प्रकट होने तक का समय, प्रकट होने तक का समय, ये क्या कहलाता है बताइए, इनक्यूबेशन पीरियड। याद करते चलो, पैथोजन का मतलब क्या हो गया, रोग पैदा करने वाले कारक, जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, पैथोजन है। और रोग वाहक क्या होता है, रोगाणु या पैथोजन को पैथोजन को जीव तक पहुंचाने वाले कारक। इसमें क्या आ सकते हैं अपने, पैथोजन को जीव तक पहुंचाने वाले में क्या आ सकता है बताओ, मच्छर आ सकते हैं क्या, मच्छर, अरे मच्छर, विषाणु जीवाणु को लेके कौन आ रहे हैं, मच्छर, प्रोटोजोआ को लेके कौन आ रहे हैं, मच्छर। मच्छर, मक्खी भी फैला सकती है, मक्खी भी रोग फैला सकती है, या फिर और कोई जू, या फिर और कोई टिक्स वगैरह, पिस्सू, है ना, ये सब किस में आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं आपके वाहक में। उसके बाद एक एग्जाम्पल देख लिया, उसके बाद तीसरा इनक्यूबेशन पीरियड देख लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है सिम्टम। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स तो सब जानते हो ना, लक्षण, अरे बोलो, रोगी के संपर्क में आए, इनक्यूबेशन पीरियड तक लक्षण प्रकट होने लगे। अब आप डॉक्टर के पास जाकर क्या कहोगे कि डॉक्टर साहब मेरे को जुकाम सी लग रही है, खांसी हो रही है और बुखार सा महसूस कर रहा हूं, और सुबह तो मैं 2 बार दस्त भी जाके आया हूं, ऐसे बोलोगे ना। तो ये आप बोल रहे हो ना, ये आपने रोग के संबंध में महसूस किए हुए अनुभव है, और उनको आप डॉक्टर को बता रहे हो। इन्हीं को क्या कहा जाता है, लक्षण। तो हम कहेंगे रोग के संबंध में चिकित्सक को बताए हुए, चिकित्सक को बताए गए अनुभव क्या कहलाते हैं, सिम्टम्स कहलाते हैं। रोग के संबंध में हम जो भी चिकित्सक को बताते हैं अनुभव, कि मेरे जुकाम हो रही है, खांसी हो रही है, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, वो सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स कहलाते हैं, लक्षण कहलाते हैं। उसके बाद बताइए, उसके बाद आता है अपने पास प्रोफोलैक्सिस। प्रोफोलैक्सिस का मतलब क्या होता है, बचाव। क्या होता है बोलो, बचाव। अब कई बार क्या होता है कि रोग नहीं हो उससे पहले ही अपन क्या कर लेते हैं, बचाव के साधन ढूंढ लेते हैं। जैसे मुझे बताओ, कोरोना वायरस जब पहला था तब तो आपने क्या प्रोफोलैक्सिस अपनाई थी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये प्रोफोलैक्सिस है। मास्क लगाना प्रोफोलैक्सिस है, सैनिटाइज करना प्रोफोलैक्सिस है, सही बात है क्या। एड्स के संबंध में क्या प्रोफोलैक्सिस है,
संक्रमित सुई का इस्तेमाल नहीं करना, प्रोफिलैक्सिस है। प्रोफिलैक्सिस का मतलब पहले ही बचाव करना, रोग फैले ही नहीं ताकि। सही बात है क्या? अरे बोलो, गुमसुम प्राणियों बोल तो दिया करो। ऐसे कैसे टेंशन लेके बैठे रहते हो यार? कोई दिक्कत है क्या? घर में कोई परेशानी है? कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ, पेट दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द? बोलो तो मिलिए बाबा बंगाली से। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दो, बाकी मस्त रहो, हंसते रहो, बोलते रहो। अब बात की जाए किसकी? प्रोफिलैक्सिस की। तो प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है रोग हो ही नहीं, उससे पहले ही अपन क्या कर ले? बचाव कर ले। तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, अपन को पढ़ना पड़ेगा, अपन को तरीका देखना पड़ेगा कि यार आखिर किस तरीके से अपन इस रोग से बच सकते हैं। जैसे एड्स के लिए प्रोफिलैक्सिस अलग है ना? असुरक्षित यौन संपर्क स्थापित नहीं करना, संक्रमित सुइयों का इस्तेमाल नहीं करना, क्या वही प्रोफिलैक्सिस अपन कोविड-19 में काम ले रहे हैं क्या? अरे बोलो, मतलब ही नहीं है। दूसरी दूसरी प्रोफिलैक्सिस काम आ रही है, क्योंकि उसका फैलने का तरीका अलग है, उसका फैलने का तरीका अलग है। तो हम कह सकते हैं रोग के फैलने के तरीके को पता लगाकर कौन सी लॉजी में अध्ययन करते हैं इसका? किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? एपिडेमियोलॉजी। अरे रोग के फैलने का अध्ययन कल लिखवाया था ना, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में पहले पता लगाओ कि रोग किससे फैला है, और फिर उसके बारे में अपन को क्या रखनी है? प्रोफिलैक्सिस रखनी है। भाई फैलता कैसे है? श्वास से। तो श्वास के ऊपर क्या रख लो? कवर रख लो, मास्क लगा लो। सही है? बार बार हाथ मिलाने से तो सैनिटाइज कर लो हाथ को। सही है ना? तो रोगी के पास जाने से उसके जो मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं या हवा श्वास निकलता है, उससे फैल सकता है। तो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये जो लाइन बनी है ना, ये सब क्या है? प्रोफिलैक्सिस है। तो हम कह सकते हैं रोग होने से पहले ही किए जाने वाले बचाव के उपाय, रोग होने से पहले ही किए जाने वाले बचाव के उपाय। तो एक बार इनको कॉपी कर लीजिए फटाफट से। अब देखिए और देखते हैं एक एक। अब अगर मैं बात करूं, क्या एक आता है शब्द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? जांच या निदान। डायग्नोसिस का मतलब है, आपने सुना भी होगा, शर्मा डायग्नोसिस सेंटर, है ना? अरे हॉस्पिटल के बाहर नहीं लिखा रहता क्या? शर्मा डायग्नोसिस लैब, शर्मा डायग्नोसिस सेंटर, ऐसे लिखा रहता है ना? पैथ लैब, ऐसे लिखा रहता है। तो जांच जो होती है ना, वो 2 टाइप की होती है। जांच आप 2 प्रकार से करवा सकते हो। कैसे? एक तो होती है शारीरिक रूप से, डॉक्टर के पास आप गए, आपको बोला, वो डॉक्टर बोला कि ऐसे मुंह फाड़, ऐसे बैटरी से आपका मुंह अंदर देख लिया, आंख ऐसे करके देख ली, ऐसे बैटरी लगा के, टॉर्च लगा के, फिर उसके बाद आपके कान की तरफ ऐसे ऐसे करके देख लिया, आपकी जीभ निकलवाई, जीभ निकाल, और जीभ को देखा कहीं पीली तो नहीं हो रही है। फिर आपके यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाकर बार बार आपसे कहा श्वास ले, आप ऐसे श्वास ले रहे हो, पीछे मुड़, ऐसे कर करके, और आपको वहीं चेकअप करके, और आपसे कहा कि अच्छा ठीक है, ये दवाई ले लेना, और ये ले पर्ची ले और जा, और आप 2-3 दिन में ठीक भी हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं? ये तो फिजिकली जांच कर लिया ना आपको वहीं पे टेस्ट करके। तो जांच 2 टाइप की होती है। एक तो आपको शारीरिक रूप से वहीं पर चेकअप कर दिया जाता है, शारीरिक रूप से आपकी नाड़ी वाड़ी देख के, आपके हार्ट बीट देख के, आपके बॉडी के सिम्टम्स देख के शारीरिक रूप से भी जांच हो सकती है। और एक होती है जांच जब उसके डॉक्टर के समझ में ही नहीं बैठे, आप कहो कि मेरे को खांसी भी हो रही है, मेरे को दस्त भी हो रहे हैं, तब डॉक्टर को यह समझ में आता है कि यार ये खांसी और दस्त का तो लेना देना ही नहीं है। खांसी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, दस्त तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है। तो इसको गड़बड़ क्या हुई है? और आप अलग अलग तरीके के उठपटांग सिम्टम्स बता रहे हो, मेरे तो पैर में भी जलन हो रही है साहब, मेरे को दस्त लग रहे हैं। अब पैर में जलन का दस्त से क्या लेना देना है? तो कहने का मतलब है, उसको जब समझ में नहीं आए ना कि आखिर इसके क्या दिक्कत है, या जब वो एकदम सटीक चीजें जानना चाहे कि आपके अंदर टीएलसी कितनी है, आपके अंदर
जो सीबीसी जांच है वो कैसी है, उसके अंदर आपके ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, आरबीसी काउंट कितना है, प्लेटलेट्स काउंट कितना है, और न्यूट्रोफिल्स कितनी है, बेसोफिल्स कितनी है, इओसिनोफिल्स कितनी है, प्लाज्मा में कितना परसेंट प्रोटीन है, क्या है, ये सारी चीज वो जानना चाहे तो पूरी की पूरी जांच करवाएगा, वो आपसे लिख कर देगा कि आप डॉक्टर के, आप लैब के अंदर जाइए और ये जांच करवा के आइए, तो सीबीसी वगैरह लिखेगा, तो वो होती है लैब में। ठीक है ना। तो दो प्रकार का डायग्नोसिस होता है, एक तो शारीरिक रूप से और एक लैब में। अगर आपको चेक करेगा तो डायरेक्ट भी चेक कर लेगा या आपको लैब में भेज देगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज आती है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? क्वारंटाइन का मतलब होता है रोगी को समुदाय से अलग करके और फिर उसको उपचार देना। तो हम लिख देंगे रोगी को समुदाय, कम्युनिटी से पृथक करके उपचारित करना। जो शब्द तो आपने बहुत ये कोविड 19 के दौर में बहुत सुना होगा, क्वारंटाइन कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया। तो क्वारंटाइन का मतलब क्या है? ताकि वो ज्यादा संक्रामक रोगों में ऐसा किया जाता है, अत्यधिक संक्रामक रोगों में क्वारंटाइन किया जाता था। बहुत पुराने समय में ही ये क्वारंटाइन शब्द था। क्वारंटाइन शब्द इसको बाद में WHO ने इसको वेल क्वालिफाइड कर दिया। बाद में पहले भी लोग क्वारंटाइन करना जानते थे। जैसे प्लेग होता था ना, प्लेग, तो जैसे कोई बाहर से शिप आया, शिप, जहाज, तो प्लेग का इतना खौफ था कि बाहर से कोई जहाज आया ना तो उस जहाज में से यात्रियों को उतरने ही नहीं देते थे। भैया इसमें रहो 40-50 दिन तक, कोई मरेगा तो इसी में मर लेगा, अगर इन्फेक्शन होगा तो कम से कम फैलेगा तो नहीं हमारे अंदर, और अगर 40 दिन तक भी तुम स्वस्थ रहे तो उसके बाद उतरकर हमारे पास आना। तो 40 दिन तक वही रखा जाता था। तो वो एक तरह से क्या हो गया? क्वारंटाइन ही है। अरे बोलो, जैसे आप यहां से सीकर से घर गए, गांव गए, और गांव जाते आपसे कह दिया इस कमरे में बंद हो जाओ, अब 5 दिन तक नहीं निकलेगा। अगर 5 दिन तक स्वस्थ रहा तो इसका मतलब सही है, नहीं तो 5 दिन में तो हमको सबको इन्फेक्ट कर देगा तू। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, बहुत पहले से ही हम क्वारंटाइन करना जानते हैं। हमको पता है कि अत्यधिक संक्रामक रोगों में अगर हमने रोगी को खुला छोड़ दिया तो वो बहुत ज्यादा लोगों को क्या कर देगा? क्या कर देगा? संक्रमित कर देगा। तो अत्यधिक संक्रामक रोगों में क्वारंटाइन किया जाता था। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अपन, क्वारंटाइन के बाद में क्या आता है शब्द? लगभग सारे शब्द करवा दिए हैं। तो पहला शब्द बताइए कौन सा है? पैथोजन। दूसरा क्या है? वेक्टर। बोलो भी, पहला शब्द क्या है? पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या होता है? रोग कारक। दूसरा क्या है? वेक्टर। रोग कारक को अपने एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला कोई भी जीव, है ना, वो होता है वेक्टर। तीसरा क्या है? बोलो, तीसरा क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। रोग से संपर्क में आने के बाद रोगी के अंदर जो लक्षण प्रकट होते हैं उसके बीच का समय, उसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद क्या आता है? प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस का मतलब क्या होता है? बचाव। रोगी से संपर्क में आए उसके बीच में ही हम क्या कर लें? बचाव कर लें, या रोग हमारे हो उससे पहले ही क्या कर लें? बचाव कर लें, तो उसको बोले प्रोफिलैक्सिस। सिम्टम्स क्या होते हैं? चिकित्सक को रोग के संबंध में बताए गए अनुभव को क्या कहते हैं? अपन सिम्टम्स कहते हैं। क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन का मतलब होता है रोगी को समुदाय से पृथक करके उपचारित करना, और यह किसमें किया जाता है? अत्यधिक संक्रामक रोगों में। इतनी बातें आपको याद रही। और डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच। ठीक है। अब देखो, रोग फैलने के आधार पर तीन प्रकार का होता है। रोग फैलने के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सबसे पहला रोग तो कौन सा है बताइए? एक तो है एंडेमिक, और एक है एपिडेमिक, और एक है पैंडेमिक। 3 टाइप के डिजीज होते हैं ना, 3 टाइप के रोग होते हैं। फैलने के आधार पर रोग कितने प्रकार का है? 3। भाई फैलने के आधार पर का मतलब क्या हो गया? कि वो कितने एरिया को कवर करता है फैलने में। सही है। एक ऐसा रोग हुआ जो सीकर को प्रभावित कर रखा है उसने, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे एंडेमिक। या कोई छोटे शहर को, जैसे सीकर और जयपुर, रायपुर आसपास के शहर को प्रभावित कर रखा है, तो उसको एंडेमिक।
पूरे राजस्थान को, गुजरात को और मध्य प्रदेश को, इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर ले, या पूरे भारत को ही कवर कर ले पर पूरे विश्व में नहीं फैले, उसको बोलेंगे हम एपिडेमिक। और दोस्तों पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब होता है पूरे विश्व में फैलने वाली महामारी। जैसे कोरोना एक पैंडेमिक थी कि एपिडेमिक थी कि एंडेमिक थी? अरे बोलो। तो आप कहोगे सर पैंडेमिक थी। पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, यह है स्थानिक महामारी, इसको स्थानिक रोग या क्या कह सकते हैं, महामारी। स्थानिक महामारी या स्थानिक रोग लिख लो, है ना, स्थानिक महामारी लिख लेते हैं, स्थानिक महामारी या स्थानिक रोग। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रादेशिक महामारी या प्रादेशिक रोग। और तीसरा है वैश्विक, वैश्विक महामारी, पूरे विश्व में फैलने वाली महामारी। तो तीन टाइप के ये रोगों को हमने क्लासिफाइड किया। सबसे पहले इसमें लिखेंगे ऐसे रोग जो एक छोटे भूभाग में फैलते हैं, एक छोटे भूभाग में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं बताइए? एंडेमिक। प्रादेशिक महामारी की बात करें तो एक बड़े भूभाग, एक बड़े भूभाग में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? एपिडेमिक। पूरे विश्व में फैलने वाले रोग, पूरे विश्व में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं बताइए? पूरे विश्व को ही अपनी चपेट में ले लेते हैं, ऐसे ऐसे रोगों को क्या कहते हैं? वैश्विक महामारी। आपने सुना भी होगा, बार बार हमारे देश में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे क्या? कोरोना वैश्विक महामारी, कोरोना पैंडेमिक में हमने बहुत ज्यादा टीकाकरण किया है, वैक्सीनेशन किया है, वैक्सीनेट कर दिए, इतने करोड़ भारतीयों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, इससे हमें निजात पा रहा है ना। ऐसे ऐसे बोलते होंगे ना, कोरोना महामारी ये है, कोरोना वैश्विक महामारी, वैश्विक महामारी आपने सुना होगा शब्द, या पैंडेमिक सुना होगा। तो पैंडेमिक जो है ना, इसका मतलब ही क्या होता है? पूरे विश्व में फैलने वाला। एपिडेमिक का मतलब है काफी बड़ा भूभाग कवर करने वाला, लेकिन पूरे विश्व को कवर नहीं कर पाए। और एंडेमिक का मतलब होता है हमेशा उस जगह पे ही हो, उस जगह पे ही हो, उसको क्या बोल देंगे? एंडेमिक। अब सुनो, इनके एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल बताइए इसका, इसका एग्जाम्पल क्या है जी? इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका प्लेग तो काफी जगह पे फैल सकता है, उसी पर्टिकुलर जगह पे थोड़ी फैलेगा। देखो एक रोग है जिसका नाम है पहाड़ी घेंगा, है ना, ग्वाइटर। ये ग्वाइटर जो है ना, पहाड़, ये पहाड़ जो होते हैं ना, चट्टाने ऐसे, तो कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर क्या होता है? चट्टानों पर खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, सीढ़ीदार खेती, ऐसे खेती, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा खेतियों के टाइप्स। तो फसल कैसे कैसे अलग अलग टाइप में उगाई जाती है। तो यहां पर क्या होता है? थोड़ी ढलान होती है, और ढलान में जब बरसात होती है तो पानी गिरता है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। और फिर क्या होता है? इसकी जो मिट्टी होती है ना, उसमें जो मिनरल्स होते हैं, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण मिनरल है हमारे पास, जिसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है बोलो? आयोडीन। आयोडीन सबसे खास बात यह है, जल में घुलनशील है ये। अरे पानी में क्या होता है ये? घुलनशील होता है। अब आयोडीन क्या होता है? जब जैसे ही क्या होता है, बरसात का पानी यहां गिरता है, तो इस मिट्टी में उपस्थित आयोडीन पानी में घुल जाता है, और घुलकर पानी धीरे धीरे बहकर बाहर निकल जाता है। तो पानी के साथ आयोडीन बाहर निकल जाता है। अब बरसात रुक गई, और यहां पर अपन ने बो दी फसल, और फसल लहलहाकर खड़ी हो गई। ठीक है साहब, फसल हो गई तैयार। अब फसल को काट लिया अपन ने, फसल को काटकर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग तो उसी फसल पे डिपेंड करेंगे। अरे बोलो, सीकर में गेहूं उगाते हैं, यहीं पर तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यहीं पर हम एक दूसरे को दे देते हैं, ले लेते हैं, या घर में रख लेते हैं। अपन तो उसी को खाएंगे जो अपने घर पे पैदा होता है। सही बात है क्या? अरे ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके घर में गेहूं पैदा होते हैं, वो सारे गेहूं बेच के फिर बाजार से गेहूं लेके आता है? ऐसा है क्या? पहले गेहूं तो रख लेंगे ना,
बचेंगे भाई, ऐसा लगेगा कि हाँ ये एक्स्ट्रा है तो उसको बेचते हैं। तो इस फसल पर पहाड़ी क्षेत्र डिपेंड है पूरा। और ये फसल जो है इसके अंदर क्यों कौन सा तत्व अब अनुपस्थित है? आयोडीन। क्योंकि आयोडीन था ही नहीं मिट्टी में तो पौधा लेगा कहां से आयोडीन को? ऐसी स्थिति में यहां पर इस फसल में आयोडीन की क्या हो जाती है? कमी। और आयोडीन की कमी होने पर इस फसल को जो लोग खाएंगे उनको आयोडीन मिलेगा ही नहीं। और आयोडीन की कमी से आपने सुना होगा कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग हो जाता है। तो उस जगह पर पर्टिकुलर घेंगा फिक्स है कि यहां तो होगा ही घेंगा, होगा ही होगा। तब आप देखिएगा इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले टाटा कंपनी ने नमक में आयोडीन मिलाया, ताकि अगर फसल में आयोडीन नहीं भी है तो नमक डालने के बाद उसमें आयोडीन मिल जाए, और हम जब उस आयोडीन युक्त नमक को खाएं तो हमारे अंदर आयोडीन की क्या हो जाए? पूर्ति हो जाए। तो दोस्तों एक पहाड़ी घेंगा जो है एक एंडेमिक माना जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल आपने अभी देखा होगा, कौन सा? ब्लैक फंगस। देखा है क्या आपने? ब्लैक फंगस जो है ना, अरे कोरोना के समय ही आया था। ब्लैक फंगस का कारण क्या है? पैथोजन क्या है इसका? ब्लैक फंगस का पैथोजन एक फंगस है, फंगस। और कौन सा फंगस है ब्लैक फंगस? देखो ब्लैक फंगस तीन तीन मुख्य काले फफूंद मैं आपको बताता हूं। काले फफूंद कौन कौन से? एक तो ब्लैक मोल्ड बोलते हैं इनको, ब्लैक मोल्ड। तीन मुख्य काले फंगस मैं आपको बताता हूं। क्या ट्रिक है अपने पास? ए रामू। क्या ट्रिक है? ए रामू। ए का मतलब क्या हो गया? एस्परजिलस। क्या नाम है? एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर। रा से क्या बनता है? राइजोपस। और मुंह से बनता है म्यूकर। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों काले फफूंद है। अगर ये कहीं पर आते हैं ना, जैसे ब्रेड पर आते हैं, तो ब्रेड पर वो फफूंद होते हैं ना, काले काले से धब्बे दिखते हैं आपको, वो होते हैं। ये तीन में से कोई एक होगा। आपका ब्रेड का जो फफूंद है ना वो ये वाला है। ब्रेड के ऊपर जो ब्लैक मोल्ड आते हैं ना वो कौन सा है? राइजोपस है। तो याद रखना ब्लैक मोल्ड या काले फफूंद की अगर बात करें तो काले फफूंद मुख्य रूप से कितने हैं? अरे बोलो, जो अपने परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण है वो कौन से हैं? ए रामू। ए का मतलब क्या हो गया? एस्परजिलस नाइजर। याद करो, एस्परजिलस नाइजर। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? राइजोपस। तीसरा कौन सा है? म्यूकर। और दोस्तों अब की बार ही एसआई परीक्षा के अंदर, एसआई कब हुई थी? 2021 के अंदर। 2021 में जब एसआई परीक्षा हुई, एसआई के अंदर करंट अफेयर से संबंधित डिजीज दी गई थी जिसका नाम था ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस में पूछा गया था कि किस फंगस के कारण होता है। तो अगर आपको ये तीनों ब्लैक नाम याद भी है ना, तो आप तीनों ब्लैक के आइडिया से कर देते। तो यहां पर कौन सा होता बताइए? म्यूकर। म्यूकर कवक के कारण होता है, ये म्यूकर फंगस के कारण ये होता है। कौन सा? ब्लैक फंगस। इनमें से तीनों में से किसके कारण होता है? म्यूकर के कारण। चाहे आप एग्जाम का पुराना जो पेपर पढ़ा है 2021 का, उसको देखना, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल तो आप सब जानते हो, एड्स है, कोरोना है। अच्छा, कोरोना शब्द कैसे बना? कोरोना, कोरोना से छोड़ो, कोरोना से एक दूसरा रोग का नामकरण किया गया, उसका नाम था कोविड 19। तो कोविड 19 का नामकरण कैसे किया गया? तो देखो सीओ से तो बनता है कोरोना, सही है, कोरोना। वीआई से बनता है वायरस, और डी से बनता है डिजीज, और 19 का मतलब है 2019। सबसे पहले 2019 में सितंबर अक्टूबर के महीने के आसपास चीन के वुहान शहर में सबसे पहले कोविड 19 का केस दर्ज हुआ। और उसको लोग क्या बोलने लग गए थे? उसको लोग बोलने लग गए थे वुहान वायरस, चीन वायरस, चीन का वायरस, वुहान वायरस, है ना। WHO ये चाहता है कि किसी भी देश का नाम के आधार पर किसी वायरस का नाम नहीं पड़े, तो वो तुरंत की तुरंत, अरे कोई वो ये चाहता है कि मान लो किसी जीव के नाम पर अपन ने नाम दे दिया,
कोई रोग का, तो उस जीव से लोग हेट करने लग जाएंगे, घृणा करने लग जाएंगे। सही बात है। किसी देश के नाम पर अपन ने नाम रख दिया उसका, या पड़ जाए गलती से, जब जल्दी जल्दी काफी दिन तक अगर उसका नामकरण नहीं हो तो उसी नाम से जाना जानने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, उस देश से भी घृणा करेंगे। जैसे जापानी एंसेफ्लाइटिस, अब लोग ये सोचते हैं कि जापानियों के साथ रहेंगे तो वो जापानी एंसेफ्लाइटिस होगा, तो गड़बड़ हो गई ना। तो इसलिए डब्ल्यूएचओ कहता है कि कभी भी जिस जीव से वो फैला है उस जीव का नाम नहीं आना चाहिए, जिस देश में वो फैला है उस देश का नाम नहीं आना चाहिए। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने तुरंत हैंड टू हैंड क्या किया, इसका नामकरण किया कोविड 19 के रूप में। और कोविड का मतलब कैसे बनाया, कोविड सीओ से बना कोरोना, वीआई से बना वायरस, डी से बना डिजीज, और 2019 में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसका नाम हुआ 2019 के आधार पर 19 या 19, तो कोविड 19 बना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये भी एक क्या है, कोविड भी एक क्या है, कोविड 19 भी एक पैंडेमिक है। प्लेग भी क्या थी, एक प्लेग को छोड़ो, इसके अलावा कौन सी थी, पोलियो, पोलियो भी क्या है, एक वैश्विक महामारी है। ऐसे कुछ वैश्विक महामारियों की हमने बात की, तो एक बार इसको कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ भाई, अब मुझे ये बताओ आप कि एक वेक्टर पढ़ाता हूं मैं आपको, एक वेक्टर बहुत काम का है जिसका नाम है मच्छर। मक्खियों के टाइप तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मच्छर मैं आपको पढ़ाता हूं। मक्खियों के टाइप भी लिखा दूंगा 4-5, लेकिन मच्छर मुझे बताओ कि मच्छर काटते क्यों हैं, और मच्छर काटते हैं तो कौन से मच्छर काटते हैं, नर या मादा, मादा क्यों काटती है बताइए, मादा मच्छर ही क्यों काटती है। आपको पता है क्या मच्छर काटते हैं क्या, पहले तो ये बताओ मच्छर काटते हैं क्या, ये पता है क्या आपको, पता है क्या। सर ये भी कोई बताने की बात है, परेशान कर रखा हमको तो मच्छरों ने। तो देखो मच्छर में भी दो टाइप है, नर और मादा। अब आपको काटता कौन है ये आपको डिसाइड करना है। सर कभी चेक नहीं किया, ऐसा है क्या कि नर काटता है कि मादा, पूछा नहीं कि भाई कौन है तू है। अरे साइंस तो सबको, साइंस से कुछ छुपा हुआ नहीं है, साइंस ने सब पूछ रखा है कि कौन काटता है। नर से पूछा था तो इसने कहा सब मैं तो काटता नहीं हूं, मैं तो घर पे रहता हूं, मैं नहीं काटता। कौन काटती है, मादा। तो फिर मादा से पूछा गया कि भाई तू क्यों काटती है, तो उसने बताया नहीं। फिर तुम जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर मादा ही काटती है क्योंकि मादा को खून चूसने की आदत होती है। ऐसा है क्या अरे मादाओं को खून चूसने की आदत होती है क्या, क्यों, क्योंकि इनके अंदर देखो, नर के अंदर यानी पुरुष के अंदर कितना खून होता है, 5 से 6 लीटर, ठीक है, और महिलाओं में कितना होता है, 5.5 से 4.5 से 5.5 लीटर, आधा लीटर कम है। तो कमी को पूर्ति करने के लिए तो चूसना ही पड़ेगा, इसलिए खून चूसती रहती है। सही बात है क्या, अरे सही है क्या, तुम ऐसे गुमसुम इसलिए हो बेटा, पता नहीं है अभी तुमको कितना खून चूसती है मादाएं, इसलिए ऐसा है क्या। हाँ मेरे को तो पता है, और क्या, मेरे को पता है इसलिए तो बता रहा हूं मैं। तुम जैसे बहुत सारे साथीगण जो हैं जो बताते रहते हैं कि सर इतना चूस लिया खून, ऐसे दुखी कर रखा है सर, परेशान कर दिया हमको तो है? क्या हो गया। तो देखिए बात ऐसी है? हाँ ना ना, प्लॉट रजिस्टर्ड है। अब देखो बात ऐसी है, ये तो हमने बात कर ली कि मच्छर जो है एक वाहक है, और वाहक इनमें से कौन है ये बताओ मुझे, मच्छर वाहक है या मादा मच्छर वाहक है, पहले बताओ ये बताओ। आपसे प्रश्न पूछ ले, निम्न में से वाहक है नर मच्छर या मादा मच्छर, तो आप क्या कहोगे, वाहक की परिभाषा याद आनी चाहिए, मैंने ये ऐसे नहीं लिखाई, वाहक की परिभाषा याद आनी चाहिए क्या, कि नर मच्छर वाहक कैसे हो सकता है जब वो काट ही नहीं रहा आपको। वाहक तो वो होता है ना जो
रोग कारक को अपने साथ लेकर और आपके बॉडी में क्या कराए, इंजेक्ट कराए, वही तो क्या होगा, वाहक होगा। तो बेचारा ये काट ही नहीं रहा, तो इसको वाहक नहीं कह सकते। फिर कौन वाहक है तो बताइए, मादा। और मादा में भी वाहक कौन है, 3 टाइप के मच्छर होते हैं, तीनों में मादा ही काटती है। और वो कौन कौन से 3 टाइप है देखते हैं, और ये क्यों काटती है ये भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मच्छर, क्या लिखेंगे जी, मच्छर। मच्छर क्या है, वेक्टर, वेक्टर है। अब वेक्टर में भी कौन वेक्टर है, मादा। तो मादा की बात करेंगे, 3 टाइप के मादा होती हैं। एक तो होती है मादा एनाफ्लीज, एक मच्छर तो होता है एनाफ्लीज, और एनाफ्लीज में काटेगा कौन, मादा, इसलिए मादा एनाफ्लीज वेक्टर हो गया। दूसरा कौन हो गया, मादा एडीज, मादा एडीज। तीसरा कौन सा हो गया, मादा क्यूलेक्स। तो कितने मच्छर हो गए जी, 3 प्रकार के मच्छर हो गए। पहला कौन सा, मादा एनाफ्लीज, दूसरा मादा एडीज, और तीसरा मादा क्यूलेक्स। अब सुनिए मेरी बात, ये मच्छर काटते कैसे और आप तक पहुंचते कैसे हैं, ये बताइए मुझे। तो मच्छर आप तक पहुंचते हैं किसके कारण बताइए, आप जो CO2 छोड़ते हो ना, CO2 से आकर्षित होते हैं ये मच्छर। किससे आकर्षित होते हैं, CO2 से आकर्षित होते हैं। आप जब श्वास छोड़ते हो ना ऐसे, तो वो आसपास रहते हैं, तो वो देख लेते हैं कि यार ये कोई ह्यूमन बॉडी के अंदर जो गैस गई है, ऑक्सीजन वगैरह गई है, उसमें से जो बॉडी में से गैस आई है, उसमें CO2 जो है ना, उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि ये ह्यूमन बॉडी के द्वारा छोड़ी गई CO2 है, और वो तुरंत आपकी तरफ भगकर आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये काटते क्यों हैं, तो आपने कहा सर मादा काटती है, नर नहीं काटता, क्यों, अरे इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या, मच्छर, पहली बात तो बताओ, मच्छर पोषण प्राप्त करने के लिए आपका खून चूसते हैं या कोई और कारण है, और कारण है। पोषण प्राप्त करने के लिए खून नहीं चूसते, पोषण तो वो किससे भी प्राप्त कर सकते हैं, फलों से, फूलों से, फूलों के मकरंद से, इनसे पोषण प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको खून चूसकर पोषण प्राप्त करना नहीं चाहते। तो फिर वो काटते क्यों हैं, वो काटते इसलिए हैं, ध्यान दीजिएगा, मादा मच्छर काटती है, और मादा इसलिए काटती है क्योंकि वो बच्चे देती है। और बच्चों को आपने देखा होगा कि सेकने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, मतलब अंडे जो होते हैं ना, अंडे, उनको परिपक्व करने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि मुर्गी जो होती है ना, वो अपने अंडों पर बैठी रहती है, अंडे देने के बाद मुर्गी उस पर बैठी रहती है, अगर बैठेगी नहीं तो उसमें बच्चा परिपक्व बहुत मुश्किल से होगा, नहीं होगा। तो वो उस पर बैठी रहती है, उसका बॉडी की टेम्परेचर उस पर जाता रहता है, और बॉडी का टेम्परेचर जो गर्म टेम्परेचर है उससे उसको गर्मी मिलती रहती है, उससे वो अंडा क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। अब मच्छर जो है ना, ये तो कैसा जीव है, ये इसके बॉडी में गर्मी नहीं है, तो ये क्या करता है, ये देखता है कि आसपास कोई गर्म खून वाला प्राणी हो, गर्म रुधिर वाला प्राणी हो। और मनुष्य का खून क्या होता है, गर्म होता है। आप कहोगे कैसे सर, अरे मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी गुनगुना हो जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें बह रही है ना, यहां तक कि हमारा जो सलाइवा है, थूक है या मूत्र है, ये सब क्या होते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं, यानी गर्म होते हैं, गर्म। और इतनी गर्मी काफी है वो उसको अंडे को परिपक्व करने के लिए, तो उसके लार्वे को परिपक्व करने के लिए। दूसरा, हमारी रक्त में एक एल्बुमिन प्रोटीन होती है, वो लार्वे को पोषण भी देती है। तो 2 काम हो जाते हैं, लार्वे को परिपक्व करने के लिए उसको गर्म खून की आवश्यकता होती है, और इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वो समतापी जीवों की खोज करती है। और समतापी जीव कौन है, मनुष्य और सभी स्तनधारी। तो मनुष्य जो है उसके आसपास मिल जाएंगे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको भी वो काटता है, मच्छर काटता है ना। क्यों, क्योंकि सभी स्तनधारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म रुधिर वाले होते हैं, तो उनको गर्म खून की आवश्यकता है। वो जैसे ही खून चूसेंगे और उनको गर्म खून मिलेगा, तो उसके लार्वे को एक तो पोषण मिल जाएगा, अरे लार्वे को क्या मिल जाएगा, पोषण, और दूसरा लार्वे को क्या मिल जाएगी, गर्मी, और गर्मी से लार्वा क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। यही कारण है कि नर नहीं काटता, क्योंकि नर बच्चे देता ही नहीं है। अरे बोलो सही है ना। कई बार अगर गलती से नर आपको गाने सुना रहा है और मादा मच्छर से कह लिया तू काट ले, मैं गाना सुना रहा हूं ऊपर, तो गाना सुना रहा है और आपके चपेट में आ गया और आपने मार दिया, तो आपके कई बार तो मच्छर ऐसा होता है सूखा, उसमें खून ही नहीं होता, मार भी दिया तो खून नहीं है उसमें। और कई बार ऐसा होता है मार दिया जैसे कोई मर्डर कर दिया हो, खून ही खून हो जाते हैं, सही है ना। अरे ऐसा होता है ना,
तो वो दो टाइप के आपने कभी मच्छर देखे होंगे, मार भी दिए होंगे। तो मच्छर जो है एक तो बिना खून वाला होता है, वो तो नर है, और जिसके पास खून आपका स्टोर है ना, वो कौन है? मादा है। सीधी सी बात है, उनके अंदर ब्लड नहीं होता है। कहीं तुम सोचो मच्छर को मारा और ब्लड निकला, मच्छर के अंदर ब्लड नहीं होता। तो वो ब्लड किसका है? मनुष्य का या किसी समतापी जीव का उसने इकट्ठा कर रखा है। अब ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई, मच्छर काटते क्यों है। ठीक है, मच्छर केवल मादा मच्छर, चलो मैं बाद में लिखवा दूंगा इसको बोल के, आप तो सीधा याद रखो। तीन टाइप के मच्छर होते हैं। पहला मादा मच्छर। मादा मच्छर की सबसे खास बात, मादा एनाफ्लीज की सबसे खास बात क्या होती है कि ये गंदे पानी में पनपता है, गंदे पानी में पनपता है और रात में काटता है। और इसकी खास बात यह है, ये साफ पानी में पनपता है और दिन में काटता है। पनपती लिख लो क्योंकि अब तो मादा है ना। तो आपके आसपास भी कई मच्छर बन बनाते रहते होंगे, कोई दिन में काटता होगा, कोई रात को काटता होगा। सही बात है क्या? ऐसा होता है क्या? समझ रहे हो ना? हाँ, समझाया करो तुम यार बातों को। मादा एनाफ्लीज गंदे पानी में रहती है और दिन में काटती है, या रात में काटती है? रात में काटती है। और मादा एडिस साफ पानी में रहती, थोड़ी वीआईपी है, साफ पानी में रहती है। और ये कब काटती है? दिन में काटती है। और मादा क्यूलेक्स का मिक्स्ड बिहेवियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपन किसकी, इसके एग्जाम्पल्स। मुझे बताओ, मादा एनाफ्लीज कौन सा रोग का वेक्टर बनती है, कौन से रोग को फैलाती है? तो आप कहोगे सर मादा एनाफ्लीज सबसे भयानक सबसे बेकार मच्छर है, ये क्या फैलाती है? मलेरिया। और आसपास सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? मादा एनाफ्लीज। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स बताइए। ये फैलाती है डेंगू, चिकुनगुनिया। क्या फैलाती है? डेंगू चिकुनगुनिया। कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो डेंगू चिकनगुनिया फैलाते हैं। आप ये सोचते हो कि रात को अपन सोए बाहर और अगले 2-3 दिन बाद में आपको डेंगू हो गया, तो आप ये सोचो कि मैं रात को यार बाहर सो गया था इसलिए डेंगू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। रात को ये मच्छर डेंगू वाला काटता ही नहीं है, ये तो साफ पानी में रहेगा। और कब काटेगा? दिन में। तो आप कहोगे सर साफ पानी कहां से लेके आएंगे इसके लिए? साफ पानी इसको बोलते हैं जैसे कूलर का पानी है, जैसे आपके छत के ऊपर कोई कबाड़ा कचरा रखा पड़ा है, बरसात हुई वो भर गया, तो उसमें कोई मच्छर पनपे तो वो साफ पानी है। नाली का पानी होता है वो गंदा होता है, नाली के पानी में कौन पनपेगा? एनाफ्लीज। लेकिन साफ पानी में कौन पनपेगा? एडीज। और क्यूलेक्स मच्छर का एग्जाम्पल क्या है? क्यूलेक्स मच्छर का एग्जाम्पल है क्या? फाइलेरिया, जिसको आप क्या कहते हो? हाथी पांव। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है मादा क्यूलेक्स मच्छर का? तो ये आपको ध्यान आना चाहिए। एक टर्म और है एसटीडी रोग। एसटीडी रोग क्या होते हैं? एसटीडी रोग वो होते हैं, इनका फुल नेम तो क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी लैंगिक संसर्ग से फैलने वाले रोग। ऐसे रोग जो लैंगिक संसर्ग से फैलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसटीडी रोग। भाई साहब बार बार कहूंगा ये चीजों को, मैं अभी बेसिक तैयार करा रहा हूं आपका, रोग में सारी चीजें पहले ही क्लियर करवा रहा हूं। मच्छर क्या होते हैं, कौन से मच्छर होते हैं, क्या करते हैं। मच्छर का यहां तक लिख लिया क्या आपने? यहां तक लिख लिया? यहां तक लिखने के बाद ये मत लिखना, 2 लाइन लिखवाऊंगा मच्छर की, उसके बाद एसटीडी रोग लिखेंगे अपन। ये लिख लो आप पहले। टाइम हो गया क्या? कोई नहीं, 2 लाइन तो लिख ही लो। एसटीडी रोग कल लिख लेंगे, इसको लिख लेना, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो 2 लाइन लिखो, बाद में इतना लिख लेना, एसटीडी कर पूरा कर लेंगे एसटीडी रोगों को।
लिखो, लिखवाऊं, बोलूं? लिखिए, मच्छर, मच्छर रोगवाहक या वेक्टर की भांति होते हैं, या रोगवाहक या वेक्टर की भांति कार्य करते हैं। मच्छर रोगवाहक या वेक्टर की भांति कार्य करते हैं। ये पैथोजन को एक जगह से, ये पैथोजन, अब मैं यही तो बोल रहा था कि आपको जो लिखवाया है ना वो आगे काम आएगा, इसलिए उनको याद कर लो। पैथोजन अभी लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले, तो लिखो पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक या एक जीव से दूसरी जीव तक लेकर जाते हैं। एक जीव से दूसरे जीव तक लेकर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक या एक जीव से दूसरे जीव तक लेकर जाते हैं। अब लिखो, केवल मादा मच्छर ही काटती है। केवल मादा मच्छर ही काटती है। क्योंकि इसे अपने लार्वे को परिपक्व करने के लिए, लार्वा, क्योंकि इसे अपने लार्वे को परिपक्व करने के लिए विशेष तापमान की जरूरत पड़ती है। विशेष तापमान की जरूरत पड़ती है। लिख लिया? अब लिखो, समतापी जीवों का शरीर, समतापी जीवों का रुधिर, समतापी जीवों का रुधिर क्वेश्चन लिखना, मनुष्य पक्षी। समतापी जीव कौन है? मनुष्य पक्षी। समतापी जीवों का शरीर नहीं, समतापी जीवों का रुधिर क्या होता है? रुधिर लिखा है कि शरीर लिखा है? रुधिर। समतापी जीवों का रुधिर गर्म होता है। हाँ, गर्म। समतापी जीवों का रुधिर क्या होता है? गर्म होता है। इसलिए मच्छर समतापी जीवों को काटते हैं। इसलिए मच्छर समतापी जीवों को काटते हैं, जिससे समतापी जीवों को काटते हैं जिससे 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 लार्वे को एक विशेष तापमान की, जिससे लार्वे को एक विशेष तापमान मिलता है। ऐसे लिख लो, जिससे लार्वे को एक विशेष तापमान मिल जाता है तथा रक्त में उपस्थित एल्बुमिन प्रोटीन से पोषण मिल जाता है। तथा रक्त में, लार्वे को एक विशेष तापमान मिल जाता है तथा रक्त में उपस्थित एल्बुमिन प्रोटीन, देखो ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है, अंडे में भी यही प्रोटीन होती है, एल्बुमिन। रक्त में उपस्थित एल्बुमिन प्रोटीन से पोषण मिल जाता है। रक्त में उपस्थित एल्बुमिन प्रोटीन से पोषण मिल जाता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे एसटीडी रोग। वैसे एसटीडी रोग डाल दो, टॉपिक डाल दो। धन्यवाद।